हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। तो ये हमारा हिंदी का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम वर्णमाला की एक और क्लास देख चुके हैं जिसमें हमने स्वरों को समझा था और उनकी परिभाषा को, उनके बारे में जाना था, उनका वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार के स्वर होते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यंजन को समझेंगे और ब्रीफ में स्वर को कि कौन कौन से प्रकार के स्वर होते हैं या उन्हें किस किस वर्ग में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये जो क्लासेस हैं ये हमारी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हैं। बाकी यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी को पूछा जाता है और ये जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए पर्याप्त और सभी क्वेश्चंस आपके इसमें से मिल जाएंगे। तो अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं आपको हिंदी अन्य किसी सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके देख सकते हैं, आपकी कोई भी क्यूरी नहीं बचेगी अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं आज की हमारी हिंदी की वीडियो। तो हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे थे हम और ये हमारा हिंदी वर्णमाला का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो को हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में हम पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं। तो अर्ध स्वर होते हैं हमारे या और वा, ठीक है। या और वा ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। कंठ स्वर किन्हें कहते हैं, तो छोटा आ और बड़ा आ, इन्हें कंठ स्वर कहते हैं। तालव्य कौन से होते हैं, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई ये हमारे तालव्य होते हैं। मूर्धन्य स्वर किसे कहते हैं, तो रिर, ठीक है। मूर्धन्य स्वर कहते हैं रिर को। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ओष्ठ स्वर की बात कर लेते हैं। तो ओष्ठ आपको पता है, ओष्ठ ओंठों से बोला जाएगा। तो ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों हमारे ओष्ठ में आते हैं, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं कंठ की। तो कंठ ओष्ठीय स्वर, कंठ ओष्ठ कौन से होते हैं, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। तो ओ और औ, ठीक है। और इसमें ये आ, ये जिसपे चंद्र बिंदी नहीं होती है, केवल ऐसे होता है वो वाला, तो ये हमारे कंठोष्ठ होते हैं तीनों। उसके बाद कंठ तालव्य स्वर की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे ए ऐ होते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य कौन से हो जाते हैं, ए ऐ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक स्वरों की। तो प्राकृतिक स्वर कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये हमारे तीनों प्राकृतिक स्वर हैं। उदासीन स्वरों की बात कर लेते हैं। तो हमारा आ जो है वो हमारा उदासीन स्वर है और उदासीन इसलिए है क्योंकि ये हर व्यंजन के साथ लगा हुआ होता है लगभग, ठीक है, इसीलिए इसको उदासीन बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। तो जो अपभ्रंश हमारी भाषा थी उसमें कितने स्वर मौजूद थे, ठीक है। तो अपभ्रंश भाषा में देख लेते हैं 8 स्वर मौजूद थे। अगर ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है अपभ्रंश जो भाषा थी उसमें कितने स्वर मौजूद थे, तो उनकी संख्या 8 थी। और ये कौन कौन से, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ू, ए और ओ, ठीक है। इसमें ए और ओ शामिल नहीं थे, ठीक है। ए और ओ ये दोनों शामिल नहीं है, इसीलिए इसमें कितने हैं, 8 स्वर, ठीक है। और अंग आह का भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हमने अपभ्रंश में कौन कौन से स्वर शामिल हैं उनको देख लिया। अब देखते हैं हम व्यंजन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधे से परिभाषा आपको दे रखी होती है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है, 33। अगर कभी आपसे व्यंजन की संख्या पूछी जाती है, नॉर्मली कुछ ना पूछा जाए, उसके आगे कुछ शब्द ना लगा हो, तो वो कितनी होगी, 33 होगी। अगर यहाँ स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या, वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अब हमारे ऊष्म कौन से होते हैं, तीनों शा और हा। अंतस्थ कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। और ये सब हम अगर मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, कुल योग 33, मतलब आपका 33 हो जाता है। तो ये हमारे व्यंजनों की संख्या हो गई। व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। यहाँ पे वर्गीकरण में सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं, हमारे पांचों वर्ग। इनको देख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श छूकर होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है।
उच्चारण के आधार पर ये स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर कभी स्पर्श व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं तो उनकी संख्या को आप कितना बताएंगे? 27, क्योंकि इसमें 2 उच्छिप्त व्यंजन भी मिल जाते हैं। उच्छिप्त कौन से होते हैं? ये जो इस तरह का अड़ा और एक जो इस तरह का अड़ा, ठीक है, ये दोनों उच्छिप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वैसे तो ढा होता है और इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो उच्चिप्त हो जाता है। ऐसे ही ये अड़ा जो होता है, जो वर्णमाला में होता है उसमें इधर होता है बिंदु, लेकिन इसमें अगर हम नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये हमारा उच्चिप्त हो जाता है। कुल मिला के ये दोनों हमारे उच्चिप्त हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं किसमें? स्पर्श व्यंजन में, अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करते हैं तब। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो का वर्ग पूरा, का खा गा घा अड़ा, चा वर्ग, चा छा जा झा वहाँ, ता वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, और ता वर्ग, ता था दा धा ना, पा वर्ग, पा फा वा बा मा। तो ये सब हमारे 25 क्या हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। और उच्चारण के आधार पर आपने देख ही लिया कितने हो जाते हैं? 27। इनकी संख्या 25 होती है, उच्चारण के आधार पर 27 द्विगुण व्यंजन भी इसी में शामिल होते हैं, इसको हम देख चुके हैं। उसके बाद कंठ की बात कर लेते हैं। तो कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। मतलब जो जीभ का पिछला हिस्सा है वो हमारे कंठ को छुए तो वो कंठ कहलाते हैं। कौन से होते हैं? का खा गा घा हड़ा, और ये आवाज भी कहाँ से आती है? कंठ से। तो इसलिए ये हमारे का वर्ग जो भी है वो कंठ है। तालुव्य कौन से होते हैं या तालव्य बोलते हैं इनको? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि संघर्षी व्यंजन नहीं है, उसमें से 3 ये दे रखे थे, एक कोई और दे रखा था। ठीक है, आप प्रीवियस से देख सकते हैं। तो ये जो चा छा जा झा वहाँ ये वर्ग है पूरा, इसे ये स्पर्शी भी बोला जाता है, ठीक है, और संघर्षी भी बोला जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन तो है ही, संघर्षी भी बोला जाता है। तो संघर्षी याद रखिएगा, उसमें संघर्षी पूछा गया था कि संघर्षी नहीं है। तो 3 इसमें से थे, एक अन्य था। कुल मिला के कौन से होते हैं? तालव्य, जो हमारे तालु को छूता है जब जीव का मध्य भाग। ठीक, तो ये कौन सा? चा वर्ग तालव्य होता है। उसके बाद मूर्धन्य की बात कर लेते हैं। मूर्धन्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसमें जो जीव होती है हमारी जीवा, वो उल्टी होके हमारे तालु में स्पर्श करती है। जब भी आप टा ठा डा ढा बोलेंगे तो मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मुड़ जाना, आप इस तरह से याद रखेंगे। मूर्धन्य से मतलब मुड़ जाना। तो जीभ ऐसे उल्टी होकर, ये अगर आपकी जीभ है नीचे से जुड़ी हुई तो ये ऊपर लगती है इस तरह मुड़ के। ठीक है, आप उसका उच्चारण करके देख सकते हैं। तो टा ठा डा ढा णा, ये हमारे कौन से हो जाते हैं? मूर्धन्य। इसके बाद हम दंतीय व्यंजनों की बात कर लेते हैं। तो दंत कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों से जीभ का अगला भाग स्पर्श होता है उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं? ता था दा धा ना। ठीक है, तो ये हमारे दंत व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम ओष्ठियों की बात कर लेते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? तो ओष्ठ आप जानते हैं, जिनका उच्चारण हम ओठों की सहायता से करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो कौन से होते हैं? आप उच्चारण करके देख सकते हैं। पा फा बा भा मा, तो इनमें क्या होता है? ओठों का यूज होता है। तो ये हमारे ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट दे रखा है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग नासिक के व्यंजन कहलाता है। जो भी हमारे अणा होते हैं, ना मा, ये क्या होते हैं? नासिक के। नासिक का मतलब इनमें ध्वनि जो होती है, इनमें नाक से ध्वनि, जिसे कहते हैं नाक के स्वर से बोलना। ठीक है, तो नाक की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ण। ठीक है, तो इसमें ना से भी, नाक से भी आवाज आती है, तो ये नासिक के बोले जाते हैं। जो भी हमारे जितने भी का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनका जो 5वां अक्षर होता है वो। ठीक, माँ और ना अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, माँ और ना अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहलाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। अब ये 8 प्रकार हमको समझने हैं। ठीक, केवल हमें याद रखना है 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, पहला हमारा जो प्रकार है कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? 16 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? 16। का खा गा घा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा बा भा, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अभी हम किस आधार पे समझ रहे हैं? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है स्पर्शी व्यंजन, और ये 16 होते हैं, हमने देख लिए। ठीक है,
उसके बाद ऊष्म होते हैं। ऊष्म की बात करें, तीनों शा और हा ऊष्म हो जाते हैं। स्पर्श संघर्षी हमने अभी बात की थी, जो चा वर्ग है, चा छा जा झा, ठीक है। संघर्षी अगर केवल पूछा जाए संघर्षी, तो भी आप कौन से बताएंगे, चा वर्ग को, ठीक है, केवल अगर संघर्षी पूछा जाता है तो। नासिक के, तो जो भी हमारा पांचवा अक्षर होता है जिस भी वर्ग का, सभी पांचवें अक्षर नासिक के होते हैं। पार्श्विक किसे कहते हैं, तो पार्श्विक कहते हैं ला को, ठीक है, पार्श्विक होता है ला। लुंठित किसे कहते हैं, तो रा, लुंठित होता है रा। ये क्वेश्चन ऐसे ही सीधे सीधे पूछे जाते हैं, एक एक हजार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि वर्णमाला से क्वेश्चन बनता ही यहीं से है, आपको तैयार ही इतना करना है और ये पता होना बहुत आवश्यक है। आप सोचते हैं ये तैयार करके ना काम, मतलब ये तैयार बिना करके काम चल जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो री एग्जाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप उसमें भी ढील कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। शायद आज के ज़माने में फिर आपको नौकरी, सरकारी नौकरी लेना मुश्किल पड़ जाएगा। उच्छिप्त की बात करें तो डा और डा, ये हमने बता ही दिया, इसमें यहाँ पे लगा देते हैं और ये यहाँ पे वैसे होना चाहिए, लेकिन हम लगा कहाँ देते हैं, नीचे। तो ये दोनों अड़ा और हाँ, ये उच्छिप्त कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद संघर्षहीन की बात करें तो या और वा ये संघर्षहीन है, ठीक है, इनमें संघर्ष नहीं होता है। तो कुल मिला के ये कितने हो गए हमारे, 8 प्रकार हो गए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, तो वो कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या रा ला वा, ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं, तीनों शा और हा, ये याद रखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले, तो वो कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संख्या 4 होती है, तीनों शा और हा, ठीक, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की बात कर लेते हैं, तो जो किसी दूसरे अक्षर के संयोग से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो वर्णों के विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, आप सेंस लगा सकते हैं। तो इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन सी, अगर ये शा देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड किससे बना होता है। छा देख लें तो एक का और प्लस सा के संयोग से बने होता है। इसीलिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि छा का स्थान किसके बाद आता है, तो छा का स्थान का के बाद आता है, ठीक है, का के बाद आता है छा का स्थान, ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, छा का स्थान का के बाद आता है। और कुल मिला के छा बना किससे होता है, का और शा से, त्रा ता और रा से, ज्ञा जा और वा से, और शा शा और रा से। तो ये होते हैं इनके क्या, कौन कौन से वर्णों से ये मिलकर बने होते हैं, कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन। आगे हम द्विगुण व्यंजनों की बात कर लेते हैं। द्विगुण व्यंजन में क्या है कि यहाँ ये 2 गुण प्रदर्शित करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो यही हमारे उच्छिप्त हैं और यही हमारे द्विगुण हैं। इनको आप याद रखेंगे। द्विगुण का मतलब ये है, क्योंकि ये एक तो इस गुण में पाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरा गुण ये उस गुण में भी पाए जाते हैं, ये इस गुण में भी पाए जाते हैं और ये खाली इस गुण में भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे याद रख सकते हैं आप दिमाग में कि जो डबल डबल तरीके से यूज हो सकते हैं उनको द्विगुण कहते हैं, और ये 2 ही होते हैं ऐसे। अयोगवाह व्यंजन की बात कर लेते हैं। तो अयोगवाह किसे कहते हैं, अंग और आहा, ये दोनों कैसे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह में क्या आते हैं, ये दोनों अंग आहा। अब इन दोनों की भी अलग अलग कैटेगरी है। ये जो अंग होता है ये अनुस्वार होता है, और विसर्ग तो आपको पता है, जब डबल बिंदी लगती है तो विसर्ग होता है। तो विसर्ग आपको याद है, और दूसरा बचा वो कौन सा हो जाएगा, अनुस्वार, और दोनों को मिला के क्या हो जाएंगे ये, तो अयोगवाह व्यंजन, ठीक, ये भी हो गया। आगे देख लेते हैं आगत व्यंजनों को। तो आगत व्यंजन ये कहाँ से आए हैं, ये अरबी और फारसी भाषा से आते हैं, ठीक है। अरबी और फारसी भाषा से जो व्यंजन आए हैं उनको आगत व्यंजन कहते हैं। ये जा जो होता है, इसमें यहाँ पे बिंदी लग जाती है तो जा बोला जाता है, जा, ठीक है, इसमें एक अलग ध्वनि आ जाती है। ऐसे ही ये फा होता है वैसे, तो जब इसमें यहाँ लग जाता है फ, ठीक है, जा, इस तरह की ध्वनि। वैसे जा होता है बस जा, तो इस तरह की, ये आप उच्चारण से समझ सकते हैं, ये अरबी फारसी भाषा का इसमें क्या हो जाता है, ध्वनि ऐड हो जाती है। तो इसलिए आगत व्यंजन कहलाते हैं, 2 इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम व्यंजनों को देख लेते हैं। कंठ कौन से होते हैं हमारा, तो आहा हमारा कंठ होता है, और हा, ये दोनों व्यंजन हैं। और अयोगवाह एक हमारा विसर्ग है और एक मतलब अंतस्थ व्यंजन है।
एक ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। एक हमारा विसर्ग है और एक ऊष्म व्यंजन है, तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे कंठ कहलाते हैं, ठीक। तालुब्य व्यंजनों की बात कर ले तो शा और या दोनों तालुब्य कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजनों की बात कर ले तो ये दोनों ड़ा और ढा जो हमारे उच्छिप्त होते हैं, और रा और शा तो ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। दंत की बात कर लें तो ला हो गया, सा हो गया और जा जो हमारा फारसी से आया है, ये हमारे दंत व्यंजन कहलाते हैं। स्वर तंत्रीय व्यंजन कौन से हैं, तो हा केवल एक स्वर तंत्रीय। दंतोष्ठ तो ये हमारा वाह, ठीक है। दंतोष्ठ कौन सा होता है, वाह। और संघर्षहीन व्यंजन या वाह, इनको हम पहले ही देख चुके हैं। और प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं, रा। ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा व्यंजन कौन सा होता है, ठीक है। इनको एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य एक ही है, कम समय में सटीक तैयारी। आपको अगर ये भरोसा नहीं है कि ये चीज़ें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जा रहा होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। बहुत से चैनल वाले लोग पढ़ाते हैं और बहुत बहुत बड़े चैनल वाले हैं, बहुत बहुत बड़े नाम हैं उनके, लेकिन वो आपको एक वर्णमाला की क्लास ही कम से कम 4-4, 5-5 घंटे की, एक 5-5 दिनों में एक ही चैप्टर करा पाएंगे वर्णमाला। उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप कोई चीज़ को बहुत देर में, कितनी भी देर में पढ़िए, एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एक ही चीज़ को कई बार करेंगे, इस वर्णमाला जैसी चीज़ को तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा होगा, आप अभी अभी आप करके देखिएगा, आपने पहले बहुत बार वर्णमाला पढ़ी होगी, नहीं हो पा रहे होंगे क्वेश्चन, भूल जाते होंगे कि कौन से संघर्षहीन व्यंजन है, ठीक है। तो कुल मिला के आप पढ़िएगा, बाकी आप बहुत समझदार हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, ठीक है। बस ये है, आप भरोसा करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो देख लेते हैं दंत मूल वर्त या व्यंजन, ये क्या होते हैं। इनको दंतमूल या वर्त व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा विहीन वर्त अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है या वर्त के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, ठीक है। तो वर्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ना, सा, रा, ला, जा, अड़ा, दा। तो ये दोनों उच्छिप्त हो गए और ये आगत हो गया। और ना, सा, रा, ला तो ये होते हैं वर्त व्यंजन। इनको याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से वर्त व्यंजन होते हैं, ना हो गया, सा, रा, ला, और जो आगत व्यंजन है जा, और ये हमारे उच्छिप्त, ये हमारे वर्त कहलाते हैं या दंत मूल इनको बोलते हैं। इनको याद रखिएगा। लुंठित की बात कर ले तो लुंठित व्यंजन हमारा केवल एक ही होता है, कौन सा, रा, ठीक है। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, तो उसको क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। पार्श्विक की बात कर लें, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो ला होता है। पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, ला। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग से खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। कुल मिला के ये जो परिभाषाएं हैं, ये आपको याद नहीं रखनी है, कुछ परिभाषाएं याद रखनी है, बाकी ये आपको याद रखना है, पार्श्विक व्यंजन हमारा ला होता है, ठीक। आप परिभाषा को देख सकते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा होता है, अब ये हा होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। आप इसको याद रखिए चाहे ना रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पूरी चीज बतानी है जिससे आपकी कोई क्यूरी ना रहे। जिन जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और गुहा वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा होता है, तो हा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद बलाघात या स्वराघात किसे कहते हैं, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर, वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। कभी कभी हम किसी वाक्य को बोलते हैं या किसी शब्द को बोलते हैं, तो जो किसी किसी एक शब्द पे या एक अक्षर पे जो हम विशेष बल या उस पे उच्चारण में उस पे दबाव जो होता है, उसको कहते हैं बलाघात, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 12 खड़ी दे रखी है, 12 खड़ी क्या होती है, तो 12 खड़ी क्या होती है, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, ठीक है, ऋर को छोड़कर अनुसार और विसर्ग के साथ लिखने की को क्या कहते हैं। अब ये सीधे से एक सेंटेंस एक बार पूछा गया है, कि ये सीधे से सेंटेंस दिया हुआ था क्वेश्चन के रूप में, और वहाँ पे 4 ऑप्शंस की 12 खड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, इस तरह से उसके ऑप्शंस थे, तो इसलिए आप याद रखेंगे। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, द्वित्व व्यंजन हम इनकी बात कर चुके हैं पहले।
लेकिन फिर से देख लेते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब भी कोई व्यंजन होता है, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जब कोई, सीधा सा मतलब ये है, जब किसी शब्द में एक ही शब्द दो बार आता है, जैसे आधा का, ठीक है, दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, कलकत्ता, तो इनमें जब रिपीट होता है कोई अक्षर, तो जब रिपीटेशन होता है अक्षरों का, यहाँ पे का रिपीट है, डा, दिल्ली, ला, ता और ता, तो ये रिपीटेशन ही क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। ठीक है, द्वित्व को मतलब रिपीटेशन ही होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मात्रिक शब्द का। जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध हो उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। कौन कौन से? जैसे कारखाना, दवाखाना, चहचहाना, गणेश, गजानन, लंबोदर। इनमें कोई ना कोई मात्रा है, जैसे इसमें आ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है। तो इनमें कोई ना कोई मात्रा होती है, वो मात्रिक शब्द कहलाते हैं, और जिनमें कोई मात्रा नहीं होती वो अमात्रिक शब्द कहलाते हैं। तो अमात्रिक शब्द कौन से होते हैं? ये देख लेते हैं यहाँ पे, जिनमें कोई मात्रा ना हो। अमन, कमल, चमन, कमल, रमन, तो इनमें कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आ हमारा कैसा होता है? आ कैसा होता है? जिसमें कोई जिससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो ये दो भागों में किया गया है। पहला होता है हमारा घोष या सघोष व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन, और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, अघोष। तो आप ये याद रखेंगे कि जो घोष या सघोष व्यंजन है, ठीक है, तो आप सघोष से याद रखेंगे सा और प्लस घोष। तो सा और प्लस घोष, सा आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के सा होते हैं, इसीलिए जो लास्ट के 3 अक्षर होते हैं किसी भी वर्ग के, वो कौन से होंगे? वो सघोष होंगे। सा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, इसीलिए किसी भी वर्ग के लास्ट के 3 अक्षर जो होंगे वो कौन से होंगे? सघोष। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे का वर्ग है, इसमें 2 अक्षर छोड़ दीजिए, लास्ट के जो 3 अक्षर होते हैं वो हमारे कौन से होंगे? सघोष। ये कैसे हमें याद रखना है कि हम जानते हैं कि सा जो होते हैं, सा घोष, तो सा और घोष, सा हमारे कितनी संख्या होती है? सा की 3, तो लास्ट के 3 मतलब सघोष में आएगा ये। ठीक है, तो हम ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे सभी वर्गों में हमारे जो तीसरा अक्षर होता है, जैसे यहाँ पे गा घाड़ा हो गया, जा झा वां हो गया, डा ढा ड़ा हो गया, दा धा ना हो गया, बा भा मा हो गया, तो ये सब हमारे कौन से आएंगे? घोष या सघोष बोलते हैं इनको। ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर। उसके बाद अघोष कौन से होते हैं? अब जो हमारे स्टार्टिंग के 2 बचते हैं किसी भी वर्ग के, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम अघोष कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं अघोष क्या होते हैं। ये हमारे 5 वर्ग दे रखे हैं, उनमें वर्ग में जो पहला और दूसरा अक्षर होता है, स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं वो हमारे अघोष कहलाते हैं। अब अघोष तो हमें कुछ नहीं याद रखना, हमें सघोष वाले में याद रखना। सा 3 प्रकार के होते हैं, लास्ट के 3 जो वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग के, वो सघोष में आएंगे। तो अघोष वाला हमें पता है कि स्टार्टिंग के 2 हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये आप जैसे हमने बताया, आप इसको 1 बार 2 बार दिमाग में सोचेंगे, याद हो जाएगा। वैसे आप करते रहिए, आपको नहीं होगा। ठीक, या कोई और सोचना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ याद करने के लिए, क्योंकि वो एक जैसे लगते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पे आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें जो वायु की मात्रा है वो कम मुख से बाहर निकले, और महाप्राण में क्या होता है? जिसमें वायु की मात्रा अधिक मुख से बाहर निकले। तो महाप्राण और अल्प प्राण में इतना ही अंतर होता है। अब यहाँ पे जैसे आप जानते हैं, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे का होता है, का आप उसको थोड़ा कम वायु बाहर निकालते हैं, जैसे खा। ठीक है, क खा, ग घा, तो जो दूसरा अक्षर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे अल्प प्राण की बात कर रहे हैं, तो अल्प प्राण में आएगा हमारा पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, अल्प प्राण में कौन से आते हैं? पहला, तीसरा और 5वां जो किसी भी वर्ग के अक्षर होते हैं वो हमारे अल्प प्राण में आते हैं। जैसे का हो गया, फिर गा हो गया, फिर अड़ा हो गया, तो ऐसे ही सब में होगा। चा में हो जाएगा चा, जा और
वहाँ हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा ये हमारे पांचों वर्ग में ट ड ण हो जाएगा, त द न हो जाएगा, प व म हो जाएगा। कुल मिला के पहले से शुरू करके एक एक छोड़ के जो हमारा आएगा वो हमारे कौन से हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, वो सॉरी अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। और महाप्राण कौन से हो जाएंगे, जिनमें हमें ज्यादा वायु मुख से निकालनी पड़ती है, और वो हमारे दूसरे और चौथे हो जाएंगे। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, महाप्राण। तो महाप्राण को देख लेते हैं। महाप्राण में इतना ही याद रखना है, ठीक है। दूसरा और चौथा जो किसी भी वर्ग का होगा वो कौन सा हो जाएगा, महाप्राण। तो ये याद रख सकते हैं। अघोष के लिए हमने कैसे याद रखना है आपको ये बता दिया था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने वर्णमाला को पूरा कवर कर लिया है। जितने भी टाइप के व्यंजन स्वर होते हैं या जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम समय में सटीक तैयारी और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट देना, ठीक है। चैनल हमारा छोटा है और आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी इस पे ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, ठीक है। करंट अफेयर को अभी अप्रैल 2023 तक का पूरा अपडेटेड करके मैगजीन जो आई दृष्टि करके आती है वो उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारी सीरीज जो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ये हिंदी की तो पूरी सीरीज आपको कराई जाएगी, चाहे वीडियो री एग्जाम के लिए स्पेशल है। बाकी आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी आती है वो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।